नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इससे पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता और यूपी प्रभारी आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिस्ट जारी कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत निश्चित है और धर्म प्रधान ने यह भी कहा है कि एक बार फिर से ही बीजेपी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटों के साथ ही सरकार बनाएगी। बीजेपी ने कहा कि पहले चरण की 58 में से 57 सीटों का उम्मीदवारों का ही ऐलान किया जा रहा है और जिसके बाद से ही उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की 55 में से 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। बची हुई सीटों पर ऐलान पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही चर्चा के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ सीटें गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ी जाएंगी, उनका ऐलान भी बाद में ही किया जाएगा। आज कुल 107 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज हम दो ऐसे नामों का ऐलान कर रहे हैं जो ना पहले चरण में हैं और ना ही दूसरे चरण में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं डिप्टी सीएम प्रयागराज से सिराथू सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा है। जिन्हें टिकट दिया है उनमें 44 ओबीसी और 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट मिला है। आपको बता दें कि प्रतिशत के हिसाब से ही बात करें तो 68% उम्मीदवार ओबीसी और एससी और महिलाएं हैं। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी के पहले चरण की ही 58 में से 63 सीट पर ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। माफ कीजिए, 53 सीटों पर ही ऐलान कर दिया है और इस दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मायावती ने कहा कि तमाम दल गठबंधन करके हमें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें सत्ता में वापस लाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस बार भी सत्ता में हम सृजन हिताय के तहत ही काम करेंगे। लखनऊ में मायावती ने कहा कि हमने विधानसभा की 58 सीटों में से 53 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया है और बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में ही फाइनल हो जाएंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ही प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक यूसुफ अली को रामपुर की चमरोवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था और इसके बाद आज अचानक ही यूसुफ अली ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूसुफ अली लखनऊ में ही चल रही समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता में मंच पर दिखाई दिए और ऐसे में ही कांग्रेस पार्टी को रामपुर से बड़ा झटका मिला है, जहां घोषित प्रत्याशियों ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूसुफ अली चमरोवा विधानसभा सीट से 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक चुने गए थे। इस सीट पर ही 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था और 2017 के चुनाव में ही शिकस्त मिलने के बाद से ही यूसुफ अली बसपा छोड़कर ही कांग्रेस में शामिल हो गए और तब कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया था। बीते दिन उन्हें विधानसभा सीट चमरोवा से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अखिलेश यादव के साथ ही मंच साझा करते हुए दिखाई भी दिए हैं। यह हैरत की बात है कि कांग्रेस से टिकट मिल जाने के बाद भी अचानक यूसुफ अली ने ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यूसुफ अली मंच साझा करते हुए दिखाई दिए थे। यूसुफ की पत्नी शहीन सवार ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है। उनके सपा में शामिल होने से जिले में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही रामपुर की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे।
उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ही दल बदल का खेल भी जारी है। बीते दिन कई बीजेपी से इस्तीफे देने वाले विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की थी और जिसके बाद से ही उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें और जोर से पकड़ रही हैं। और लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि उनका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। महीने भर से ही समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी और मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की थी और लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया, वो दुखद है। उन्होंने कल शाम तक बताने के लिए कहा था लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। अखिलेश सामाजिक न्याय का मतलब नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर ने आगे ये भी कहा कि 10 दिन से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं सब चीजें दरकिनार कर उनके घर गया और अपील की, लेकिन वो तय कर बैठे कि उन्हें दलितों की लीडरशिप नहीं चाहिए। उन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन पर भी उन्होंने मना कर दिया और इसलिए हमने तय किया है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर रैली का आयोजन किया और इस रैली में हजारों की संख्या में भीड़ थी। लखनऊ में शुक्रवार को ये सब जो हुआ उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। दरअसल अखिलेश, आपको बता दें कि लखनऊ के ही डीएम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। पुलिस ने रैली के करने के आरोप में ही लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में ही महामारी एक्ट के तहत 2000 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, नामजद नहीं है। और इतना ही नहीं, पुलिस पर भी एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने ही गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लखनऊ के एसीपी से भी जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि अब इस मामले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। एसपी नेता नरेश उत्तम ने कहा कि ये कार्यक्रम वर्चुअल था और समाजवादी पार्टी ने किसी को नहीं बुलाया था। अगर बुलाया होता तो लाखों की संख्या में लोग आते और कोरोना के नियमों का उल्लंघन नहीं है और सभी लोग मास्क पहन कर आए थे। इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट में मंत्री रहे और अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर में खिचड़ी कार्यक्रम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। आचार संहिता मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं और इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच ही एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव के आयोजन में चुनाव आयोग की रैलियों पर रोक के नियम को तोड़ा गया है और इसलिए आयोग ने अफसरों पर कार्रवाई भी की है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और बाइक साइकिल रैली पर रोक लगाई थी। आज चुनाव आयोग एक बार फिर मीटिंग करने वाला है और रैलियों पर रोक की मियाद बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला करेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 5 राज्यों में ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय से भाजपा को वोट देने की शुक्रवार को ही अपील करते हुए कहा है कि ये भाजपा शासन में ही मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश है। और उन्होंने ये भी कहा कि जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक ही मानती है, एमआरएम ने भी समुदाय के कल्याण के लिए भी केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि पार्टी देश में ही मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। एमआरएम ने ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस और सपा, बसपा सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को भी गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक शहीद ने भी बताया है कि ये जानकारी उन्होंने सामने रखी है।
उन्होंने ये भी कहा कि इसे चुनाव वाले राज्यों में वितरित करने के लिए यहां एक बैठक में जारी किया गया है, जिसकी अध्यक्षता इसके एमआरएम के ही संस्थापक और मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने ही की। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में ही भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए पर्चे को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच बांटा जाएगा। ये जिक्र किया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, उत्साह और नई मंजिल सहित 36 योजनाओं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस अब 85,000 के आसपास पहुंच चुके हैं और प्रदेश में अब हर जिले में कोरोना ने अपने पैर पसार चुका है। और इस बीच ही गौतम बुद्ध नगर जिला, जो बीते कई दिनों से ही कोरोना के मामलों में सबसे आगे चल रहा था, उसकी जगह राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में ही कोरोना से पहली मौत भी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में मामले सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब तक किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। प्रदेश में बीते कई दिनों से जहां गौतम बुद्ध नगर कोरोना के लिए मामले और एक्टिव केस में सबसे आगे चल रहा था, वहीं अब लखनऊ में भी रिकॉर्ड तोड़ता पहले नंबर पर आ चुका है। बात चाहे एक्टिव केस की हो या नए कोरोना के मामलों की, राजधानी लखनऊ दोनों में से सबसे आगे है। बीते 24 घंटे में ही लखनऊ में 2209 नए मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 229 लोग स्वस्थ हुए हैं। और एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 12,195 तक पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर अब गाजियाबाद आ गया है। जिले में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 1,887 नए मामले सामने आ चुके हैं और 394 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल 10,688 एक्टिव मामले हैं। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध, जहां कोरोना के 1,817 नए मामले सामने आ गए हैं और इस दौरान ही 624 लोग स्वस्थ हुए हैं। और आपको बता दें कि एक मरीज की मौत भी हुई है। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 11,491 हो गए हैं। चौथे नंबर पर मेरठ, जहां 1,203 नए मामले सामने आए हैं और 243 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। जिले में अब भी 7,624 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेला में महामारी के बीच ही आस्था के नाम पर मनमानी हो रही है। मेले में ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तमाम सवालों और आकांक्षाओं के बीच ही प्रयागराज में ही कल मकर संक्रांति का स्नान हुआ। रात 9 बजे तक 8 लाख लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान है और इस बीच ही मेले में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से ही संक्रमित लोगों की संख्या 72 हो गई है। शुक्रवार को ही पुलिस के 2 जवानों और एक श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद से ही मेले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़कर 72 हो चुकी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रशासन मेले में ही कम जांच करके कम पॉजिटिव दिखाने का खेल खेला जा रहा है। शुक्रवार को मेरा क्षेत्र में ही कितने लोगों की जांच हुई, इसका अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहा है। और प्रयागराज जिले में भी शुक्रवार को ही 402 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि माघ मेला 14 जनवरी से अगले 47 दिनों तक चलेगा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर ही मेले का समापन होगा और इन 47 दिनों तक देश विदेश से साधु संतों और लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। आज से ही मेले में झूले और प्रदर्शनियों का दौर भी शुरू हो सकता है। यूपी के बरेली में ही धर्म परिवर्तन कर जिन्नत से ज्योति बनी युवती ने ही हिंदू लड़के से विवाह कर लिया और उसने अग्नि को साक्षी मानकर ही 7 फेरे लिए तो पति ने ही उसकी मांग भरी है, मंगलसूत्र पहनाया है और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है। वहीं ज्योति ने ही अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर जिन्नत अब धर्म परिवर्तन कर ज्योति बन गई है। ज्योति
को हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसने अपनी मर्जी से ही बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम जीनत की जगह ज्योति शर्मा रख लिया। ज्योति कैट के ही गरीब पूरा गांव की ही निवासी है और अपने ही पड़ोस में रहने वाले सचिन शर्मा से वो बचपन से ही मोहब्बत करती है। दोनों ने ही अपने परिवार वालों को अपनी प्रेम कहानी बताई, लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। ज्योति सचिन के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसकी खुशी परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही। वे नहीं चाहते कि सचिन और ज्योति एक साथ रहें। जीनत उर्फ ज्योति के परिवार वालों ने सचिन के खिलाफ कैंट थाने में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और अब पुलिस उसका मेडिकल करवाकर कोर्ट में बयान करवाएगी। सचिन का कहना है कि वो ज्योति को बहुत खुश रखेगा और हमेशा उसका साथ देगा। ज्योति और सचिन का विवाह कराने वाले पंडित के शंखधार का कहना है कि इन दोनों की जान को खतरा है। उन्होंने दोनों की शादी करवा दी है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। लड़की ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ का कहना है कि जीनत पुलिस कस्टडी में है और अब पुलिस उसे कोर्ट में ही उसके बयान करवाएगी और सब कुछ उसके बयान के पर ही निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही 24 घंटे पहले रेलवे रोड क्षेत्र में ही ब्रेड कारोबारी से हुई लूट की घटना पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक युवक ब्रेड कारोबारी का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे लूट कांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। बदमाशों के पास से लूट में प्रयुक्त बाइक और तमंचे सहित कुछ कैश भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि रोहटा रोड रामा गार्डन निवासी अजय चौधरी ब्रेड कारोबारी है और बृहस्पतिवार को ही दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने रेलवे रोड क्षेत्र में ही जैन नगर तिराहे के पास अजय चौधरी से लगभग 40,000 की रकम लूट ली थी, जिसके बाद से ही पुलिस सरगर्मी से ही बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। और एएसपी कैंट सूरज राय ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साक्ष्य जुटाने के ऊपर जुटी हुई है और अजय चौधरी के पड़ोस में ही ब्रेड का ही काम करने वाले किठोर के शोलदा गांव में ही निवासी टिंकू को ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि टिंकू पिछले काफी समय से ही अजय चौधरी की रैकी करके अपने ही साथी शानू उर्फ प्रिंस को ही जानकारी दे रहा था। टिंकू और शानू ने ही इस लूट कांड की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसके बाद पुलिस ने ही सिंभावली के शरीफपुर निवासी शानू उर्फ प्रिंस और उसके साथी रछोदी निवासी विकास और अमित और डेरैयो निवासी छोटू उर्फ कृष को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त एक तमंचा, 2 चाकू, 2 बाइक सहित लूट की रकम में से बचे 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे रेलवे रोड जैन नगर चौकी से रेलवे स्टेशन की रोड की तरफ एक लूट की घटना को कारित किया गया था, जिसमें तमंचे का प्रयोग करके कुछ रुपए छीन लिए गए थे। यहाँ पर टीम ने 5 अभियुक्तों को पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचे और कुछ मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। और बाकी वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 दिन पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र से कथित रूप से अपहरण की गई बॉक्सिंग खिलाड़ी किशोरी को ही पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही इस पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक टेम्पो चालक ने भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी और टेम्पो चालक के बीच ही पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने अपने अपहरण का नाटक रचकर किशोरी युवक के साथ फरार हो गई थी। फिलहाल आरोपी को किशोरी के अपहरण के मामले में ही जेल भेज दिया गया है। और गौरतलब है कि प्रतापपुर निवासी 11वीं की छात्रा स्टेडियम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है और बीती 12 जनवरी को ही किशोरी संदिग्ध हालात में स्टेडियम के बाहर से ही लापता हो गई थी। लापता होने से पहले किशोरी ने ही अपनी बहन के मोबाइल पर कॉल करके खुद का अपहरण किए जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद से ही किशोरी का मोबाइल स्विच ऑफ था और घटना के अगले दिन किशोरी के परिजनों ने ही
पुलिस लाइन में ही अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया था। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया है कि इस मामले में सर्विलांस टीम की मदद से ही हुए पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद भी कर लिया है। इसी के साथ ही रशीद नगर जोगी वाली गली निवासी को भी गिरफ्तार किया गया है। और एसपी सिटी ने बताया है कि अदीफ टेम्पो चलाता है और किशोरी इसी टेम्पो से अपने कॉलेज से ही स्टेडियम जाती थी। इसी दौरान किशोरी और टेम्पो चालक के बीच प्रेम प्रसंग हो गए और जिसके बाद से ही दोनों ने घर से फरार होने की योजना बनाई। देखिए, ये बड़ी सनसनीखेज घटना थी और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। आपको याद होगा 12 तारीख की शाम को एक किशोरी जो स्थानीय ज़िला स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आती थी, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती थी, 11वीं कक्षा की छात्रा थी। इस पर पुलिस तुरंत ही एक्टिवेट हुई और हम लोगों ने इसमें अपनी कई टीमें लगाई। थाना सिविल लाइंस की टीम के अलावा इसमें सर्विलांस की जो हमारी टीम है उसका बहुत विशेष योगदान रहा है इसके अनावरण में। इसके जिसके पास से बरामद की जिस व्यक्ति के वो मुलजिम है आपके साथ में आपके सामने खड़ा हुआ है इस समय, आदिफ उसका नाम है। मैं घटनाक्रम बताना चाहूँगा, इन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे को ये जानते हैं, बहुत लंबे समय से इनकी फ़ोन कॉल्स थी। एक किशोरी जो परतापुर की रहने वाली है और ये आदिफ जो कि थाना। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।